आपके घर में वो कौन सी तिजोरी है जिससे रोज आप पैसा निकाल कर लोगों में बांटते हैं? मैंने सुना रोज 10 लाख रुपए आप बांटते हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए, जितना सम्मान या जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए थी महागठबंधन में, उतनी मिली? देखिए, पहले तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। स्थितियां जैसे देखी जाती हैं तो अक्सर मीडिया में आपको एकदम अलग थलग दिखा दिया जाता है, जैसे आपकी सुनी नहीं जा रही है, कांग्रेस पार्टी में आपकी चल नहीं रही है, या आपका कद क्या है, या पार्टी में आपको क्या जिम्मेदारी है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं, हम एक वर्कर के नाते काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरे लिए बिहार का हित, बिहार की जनता मुद्दा है, उसका भला मुद्दा है। पप्पू यादव कोई मुद्दा, पप्पू यादव। आपसे क्या लालू प्रसाद यादव ने कभी ये कहा कि यादवों को नेता बनने की कोशिश मत करो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। तेजस्वी यादव से अभी पप्पू यादव के संबंध कैसे हैं? सब भाई नेता मान लिया आपने? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव महागठबंधन में नुकसान करेंगे? नहीं, मुझको तो नहीं। जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, 3 करोड़ के ऊपर ये आंकड़ा जाता है, आपको सही से बताइए, लगता है? नहीं, इतने सरकारी नौकरी इतनी नहीं हो सकती और मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या विचार है आप? पहले बोला कुछ नहीं बनेंगे, फिर बोला एमएलए बनेंगे राघोपुर से, तो यहाँ से लड़ेंगे, फिर बोला मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसके बाद जब युद्ध में लव एंड वार फेल हुआ और युद्ध जब चली तो रण क्षेत्र छोड़ करके सेनापति भाग गए, तो पता चला कि सेना की स्थिति बुरी हो गई। अच्छा, सीमांचल के क्षेत्र में आपके लिए खतरा और बताया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी। हम देश में नफरत की अपने यहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर के आप राजनीति करते हैं, तेलंगाना में यहाँ गरियाते हैं, और आप 4.5 साल के बाद नजर आते हैं। फिर आप आइएगा, बाढ़ आता है, कोई घटना घटती है, जातीय उन्माद होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, तो कभी आप देखने आते हैं क्या? नीतीश कुमार आपको कैसे नेता लगता है? पर्सनल व्यक्तिगत मुझे अच्छे लगते हैं, क्रेडिबिलिटी सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, आपने कहा राजनीति के लिए जाति, दारू और पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव चल रहा हो ना चल रहा हो, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे ही बिहार में एक नेता हैं पप्पू यादव, जो आज न्यूज़ पिंच के मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूर्णिया में हैं, पूर्णिया में इलेक्शन कवरेज आए हुए हैं, तो पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। पप्पू जी, कैसे हैं आप? सब अच्छा, आशीर्वाद है। जय नमो बुद्धाय, जय भीम। आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है, बताया जा रहा है करीब 36 लाख वोट ज़्यादा पड़ा है पिछली बार के मुकाबले। क्या रिपोर्ट आ रही है आप पास? देखिए, 2-3 बात समझने की जरूरत है। एक तो गुस्सा से भी वोट ज़्यादा पड़ता है, और दूसरा चीज़ है कि न्यूली वोट इसमें ऐड हुए हैं, और एसआईआर से हमारा 59 लाख वोट कटा है। तो ये जो न्यूली वोट है, ये किसको पड़ा? यही सवाल है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको पड़ा, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस को हर वर्ग, हर तबके का वोट मिलता है। कांग्रेस के लिए कोई भी जाति, कोई भी धर्म, मजहब अछूत नहीं है। इसके जरिए के पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी मेरी बात अछूत है अन्य तमाम वर्गों की। नहीं, मैंने तो किसी पार्टी आप की कांग्रेस की बात करेंगे तो? मैं अभी कांग्रेस की बात की। अच्छा, अब जो गठबंधन है, उसमें सामाजिक न्याय की जो ताकत है, जिसको राहुल गांधी जी ने बहुत मजबूती के साथ एसआईआर के मुद्दों के पहले कई बार यहाँ अत्यंत पिछड़ी जाति का सम्मेलन, बीपीएससी और एसएससी मुद्दों को लेकर के लगातार जब घटना पर घटना छात्रों पर होती रही, तो उनका आना, उनका धरना पे जाना, एक बार नहीं, कभी राजगीर में मीटिंग, कभी पटना में 2-2 बार मीटिंग, और फिर एसआईआर का मुद्दा, फिर सीडब्ल्यूसी। ये जो लगातार राहुल गांधी जी का बिहार या भारत में जिस तरीके से वो हमेशा इस बात को कहे कि चुनाव आयोग चोरी करता है, चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी चुनाव जीतता है। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है, उनके पास जीतने के लिए जनता की कोई ताकत नहीं है।
वो चोरी करके ही चुनाव जीत सकता है। दूसरा कोई रास्ता जनता के वोट के अधिकार से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार बिहार में मेहनत कर रहे थे। दिल पे हाथ रख के बताइए, जितना सम्मान या जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए थी महागठबंधन में, उतनी मिली? देखिए, पहले तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिए। नहीं, मैं दिल पे हाथ नहीं रखना है। बोल दीजिए। हम बेबाक आदमी हैं दुनिया की, वर्ल्ड के। बिल्कुल। हमको ना ऊपर ना नीचे किसी से डर तर नहीं लगता। जो सच होता है मैं वही बोलता हूँ। बताइए। राहुल गांधी जी के बारे में आप पहले ऐसे समझिए, ममता दीदी ने कांग्रेस को जितना नेगलेक्ट किया, राहुल गांधी जी ने कभी अनरिस्पेक्ट नहीं किया और उनका नाम लेके कभी आलोचना नहीं की। हमेशा कांग्रेस सेक्रीफाइस करती है। आप उस राकेट के देखिए, आज नहीं, शुरू से लेकर के आज तक। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन धर्म को मजबूत करने के लिए अखिलेश जी के साथ बहुत बेहतर तरीके से दोनों मिलकर के गठबंधन धर्म को सम्मान दृष्टि से देखें। इस तरह राहुल गांधी जी लगातार जहाँ भी आप देखेंगे, कांग्रेस की अपनी एक अनुशासन है, अपनी आइडियोलॉजी है, वो उससे कभी डिफर नहीं करता। अब राहुल गांधी को देखिएगा, जब ऐसा कोई भी सीट विवाद वाला होगा वहाँ वो सभा नहीं करने जाएंगे। आप उठा के बता देना, या कहीं कोई फ्रेंडली फाइट हो जाए या कुछ तरह के विवाद खड़े हो जाए, राहुल गांधी जी उस सीट पर कभी चुनाव प्रचार में नहीं जाते देखे होंगे। राहुल गांधी जी को दूर दूर तक लोभ और लालच नहीं। यदि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी यदि मन में होता तो वो सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह जी बीमार पड़े थे तो वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करके पूरे भारत में 4-4 बार उन्होंने यात्रा की, 4000 किलोमीटर यात्रा की। वह हमेशा कहते हैं कि जनरल कास्ट में जो भी मिडिल मैन और यूथ है, गरीब लोग हैं, हमेशा वो इस बात का जिक्र करते हैं। इस बात को समझिए। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बिहार में सेक्रीफाइस किया। हमेशा हर जगह कोई बिहार में इस बार करना पड़ा। अपनी 2 सीट छोड़ी है उन्होंने, एक आईपी गुप्ता के लिए, एक भारत में लगभग कभी कभी सिटिंग सीट लोग छोड़ते हैं, और तभी सिटिंग सीट छोड़ते हैं जब उसके बदले में कहीं मिलता है। कांग्रेस ने तो उसके बदले में कोई सीट ही नहीं डिमांड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो अत्यंत पिछड़ी जाति या ईबीसी ओबीसी की बात कर रहे हैं उसमें आईपी गुप्ता को हम देंगे 2 सीट। उन्होंने दिया, सहरसा दिया, जमालपुर दिया। इस तरह हमने महाराजगंज छोड़ा। तो गठबंधन धर्म प्रमुख थे। हमने एक जगह राहुल जी से और सबसे कहा कि फ्रेंडली फाइट करा दो। भैया, आपको समझ में नहीं आएगी, फ्रेंडली फाइट करने के लिए हमें कई बार बैठक कांग्रेस की हुई, उसमें यही क्षण क्या है कि कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट की कोई परंपरा लगभग नहीं रहती है, और जो कांग्रेस पहले दे देती है और उस पर कोई पीछे से देता है तो वो फ्रेंडली फाइट बिल्कुल अलग है। हमारी सीट पर ही कोई दे दे। पप्पू यादव की सीट बंटवारे पर चली कांग्रेस पार्टी में, जब बंटवारा सीटों का हो रहा था, प्रत्याशियों को चुनाव हो रहा था, क्योंकि स्थितियां जैसे देखी जाती हैं तो अक्सर मीडिया में आपको एकदम अलग थलग दिखा दिया जाता है, जैसे आपकी सुनी नहीं जा रही है, कांग्रेस पार्टी में आपकी चल नहीं रही है, या आपका कद क्या है, या पार्टी में आपको क्या जिम्मेदारी है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं, हम एक वर्कर के नाते काम कर रहे हैं। मेरा एक साधारण सा स्टार प्रचारक में नाम कांग्रेस की तरफ से डाल दिया गया, वही स्टार कैंपेनर में झारखंड में भी मेरा नाम डाल दिया गया, दिल्ली में स्टार कैंपेनर में अकेले थे, हमने डाल दिया गया। तो जब हम बात करते हैं विचारों की तो उसमें अपने सम्मान और स्वाभिमान कहाँ आता है? स्वाभिमान की बात करेंगे तो हम बिहार की जनता की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे। स्वाभिमान पप्पू यादव का क्या होता है भाई? क्या मतलब है स्वाभिमान का?
जब मैं काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ गरीब के लिए, वहाँ हम विचारों से, और देश जिस तरह संकट में है और जिस परिस्थिति बिहार में संकट में है, 40 सालों से एक ही तरह की राजनीति चली आ रही है, तो एक नया बदलाव की आवश्यकता और गुंजाइश है। तो फिर ऐसे समय में पप्पू यादव एक व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, और ना ही पार्टी मूल्यवान होती। मूल्यवान होता है संविधान, लोकतंत्र, बिहार की जनता, और दुनिया देखती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो बात है इसको समझिए। पप्पू यादव की क्या चली क्या नहीं चली, इसमें इस दिलचस्पी में मत जाइए। और ना मुझे कोई मलाल है, तो मुझे मलाल होगा या क्वेश्चनायर कुछ तरह का होगा तभी ना हमसे आप उत्तर या जवाब ढूंढिएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरे लिए बिहार का हित, बिहार की जनता मुद्दा है, उसका भला मुद्दा है। पप्पू यादव कोई मुद्दा नहीं है। थोड़ा आपके बचपन में लिए चलते हैं आपको। सुना जब आप पैदा हुए तो आपके घर में 6 हाथी हुआ करते थे, आप जमींदार फैमिली से थे, इस तरह की बातें हमने सुनी। सही बात है ये? 6 हाथी पले थे? तो हाथी की कमी, पहले कौन सा गाड़ी कार दुनिया में होता था? बड़े बड़े जमींदार फैमिली में हाथी, घोड़ा, खरखरिया, पुराने DT-40, मैसी फर्गूसन, रोमन गाड़ी, जेटर, तो पुराने फैमिली में यही सब न होता था। उस वक्त जाबा, बड़ी टंकी वाली राजदूत, तो और क्या होता था? अच्छा, वो मैं तो ये हर एक लगभग घोड़ा रखने का शौक, हाथी उती रखने का शौक जमींदार को होता था। हसेरी होना, सिपाही में पंचायत में जाना, तो जमींदार के लोग हाथी पर बैठ के जाते थे, घोड़ा पर बैठ के जाते। हमारे जन्म के पहले 22,000, 20,000, 18,000, 14,000, 13,000 गाय भैंस हुआ करता था। ये कौन मैटर है? ये जीवन का कोई नयापन तो है नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। आज आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके घर में वो कौन सी तिजोरी है जिससे रोज़ आप पैसा निकाल कर लोगों में बांटते हैं? मैंने सुना रोज़ 10 लाख रुपए आप बांटते हैं गरीबों के बीच। तो घर में तिजोरी कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अदानी जी, अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े पूंजीपति के पास 10,000 करोड़ का एक घर है, या एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट दे दिया जाता। ब्रजभूषण भाई के पास 2-2 हेलीकॉप्टर है। आपके पास है? मैं वही कहता हूँ ना, मेरे पास, मैं इसी गर्मी में और ठंडा में यही लोगों से मिलता हूँ। मैं कभी AC रूम में आज तक नहीं बैठा हूँ, नहीं गया हूँ। और पैसे की कमी कैसे है? ये जो पीछे है ना, ये जितना यहाँ से 90 कट्ठा ज़मीन है, तो इसमें हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया। जब ये रजिस्ट्री हुई होगी तब तो हमारा 5 बीघा ज़मीन कोरोना में बिक गया। पटना कोर्ट स्टेशन में 10 बीघा थी, उसमें 5 बीघा बेच दिए बिना किसी से पूछे। तो वो जब रजिस्ट्री हुई होगी तो वो भी होगा। ये 30 साल से यहाँ पर, जब हम चुनाव लड़ते थे तो यहाँ पर मीटिंग होती थी, गाड़ी घोड़ा लगता था, पानी लग जाता था, कुंभी होता था। जब पटना में बाढ़ आया तो 12 करोड़ की ज़मीन 5-6 करोड़ में बेच करके हमने सारे पैसे पटना की बाढ़ में लगा दिए। तो ये 90 कट्ठा ज़मीन है पीछे। तो आप करोगे? अच्छा, ये बताइए। सारे दोस्तों, सारे परिवार हमारे जितने हैं सब करोड़पति हैं। कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई सिविल सर्जन है, कोई डॉक्टर है, कोई SMO है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, किसी के कॉलेजेस हैं, सब बाहर हैं, कहीं कुछ है। 32 साल मेरे दादा जूरी कोट थे। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नाना और दादा दोनों प्रथम मुखिया थे। फिर 32 साल मेरे फादर रहे, पूरा दुनिया घूम करके। तो सवाल ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। घोड़ा होना, हाथी होना, ये तो जमींदार फैमिली में सबको होता था उस वक्त, क्योंकि कार और फलना चीज़ों का नहीं था। और पैसा, जब आपकी नीयत साफ और इच्छा शक्ति क्लियर है तो पैसे की कमी नहीं होती। लोग मदद करने वाले मदद कर देते हैं, दे देते हैं। पप्पू यादव राजनीति में कैसे आए? मतलब कौन, किसने कहा कि राजनीति में आना चाहिए? कब दिमाग में आपके आया? कोई राजनीति, आनंद मार्गी फैमिली है। जी।
आनंद मार्ग की आइडियोलॉजी से जीते हैं। आनंद मार्ग स्कूल में पढ़ते थे, आनंदपल्ली, जठोर जमुआ, भागलपुर पढ़ते थे। और आप इतने ठो समझिए, मैं आपको बता दूं, और ये क्लियर है कि एक आध्यात्मिक स्कूल गुरुकुल में पढ़ने वाला लड़का जिसका दादा छरदादा ही बैकग्राउंड कंप्लीट बड़ा जमींदार हो, और जब आज़ादी के बाद पहला मुखिया मेरे पंचायत का मेरे दादा बने, और दरभंगा राज महाराज के समय जूरी कोर्ट हुआ करते थे। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। आज भी उनके नाम से मानसाही स्कूल है। ब्लॉक में हमारे मामा, जब ब्लॉक बना तो सबसे पहले हमारे मामा ब्लॉक प्रमुख बने। नाना मेरे जब कामेश्वर मंडल, इधर लक्ष्मी मंडल, इधर कामेश्वर मंडल, इधर बादर मंडल, ये जो मंडल फैमिली है, हम लोग जो मथुरा से आए, शिवनंदन मंडल, बीपी मंडल, भूपेंद्र मंडल, ये जो मंडल फैमिली है, ये लोग मथुरा से आए। और अब जब मेरे फादर दो बार एमपी का चुनाव लड़े, प्रौद से, एमएलए का लड़े सिंहेश्वर से, मेरी माँ यहाँ कांग्रेस एसोसिएट थी। तो राजनीति में तो एक कर्पूरी जी का आंदोलन चल रहा था, कर्पूरी ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, इस तरह के आंदोलन चल रहे थे। और मुझे लगता है कि जो मैं समझ रहा हूँ, उसी वक्त हम लोग कॉलेजेस में, सलमाड़ी कॉलेज कटिहार में, उसके पहले पढ़ाई करते थे। तो वो जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, या जो परिस्थितियाँ सर्कमस्टांशियल होते हैं, उस बीच में कोई ना कोई एक आदमी जन्म ले लेता है। तो हम ग्रीन ब्रिगेड जब देवीलाल बनाए थे, और जिसके अध्यक्ष हमारे जेपी भाई थे, उस ग्रीन ब्रिगेड हमको बिहार का अध्यक्ष बनाया गया था। और हम शुरू में 90 के पहले ही मानव मुक्ति मोर्चा, तो कौन कौन आंदोलन, क्रांति मोर्चा, तो ये बना करके हम काम करते रहते थे। 90 में हम एमएलए बन गए, छोटे से उम्र में। याद है आपको 90 का वो चुनाव, जब आप 23 साल की उम्र में विधायक बन गए थे? हाँ। पहली बार कैसा था वो चुनाव? अब जैसे चुनाव की बात होती है राजनीति की, कि बड़ा महंगा हो गया, बहुत पैसा खर्चा होता है। मोटरसाइकिल से हम चुनाव जीते थे, गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। 91 में एमपी हो गए, काउंटर माइंड हुआ, फिर 95 में रिजल्ट निकला। तो जब हम एमएलए बने थे तो पूर्णिया को 23 घंटा बिजली देते थे, और डॉक्टर या किसी की मनमानी नहीं चलती थी। तो जो बात आप हमसे पूछे, तो वो आप समझिए जनाब, राजनीति एक सेवा की चीज़ थी, और हमारे मन में सेवा के अलावा दूसरा कभी कुछ आया भी नहीं। हम पहली बार राजनीति करना, हमको इस बार पॉलिटिशियन ने, कांग्रेस के लोगों ने हमको सिखा दिया, और हमें लगा कि राजनीति बहुत दलदल है, कीचड़ है, और राजनीति से ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं। तो पप्पू यादव को कब पता चला कि राजनीति दलदल है, कीचड़ है? नहीं, वो तो बचपन से पॉलिटिशियन के खिलाफ हम आग उगलते हैं। मुझे लगा इस चुनाव वाला अनुभव है। नहीं, पॉलिटिशियन के खिलाफ तो हम बचपन से हैं। पॉलिटिशियन की इच्छा शक्ति और नीयत इतनी मर गई है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, कुछ किया भी नहीं। बिहार को इस जगह पर पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट्स का। और बाद में हमने जनता को अपने तरीके के रंगों में रंगा लिया, तो जनता भी रंग गई नेताओं के रंगों में। ब्यूरोक्रेट्स मज़े लेने लगे। जब नेताओं की नीयत और इच्छा शक्ति, जुनून और ईमानदारी ही खत्म हो गया, विचार ही खत्म हो गया, तो पदाधिकारी को लगा कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है, तो चलो इसी बीच में माल कमाओ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी बात है भैया। आप बातें जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, बहुत जेनरिक बातें कह रहे हैं, पर ये बदलाव कैसे आएगा इन बातों में कि भाई ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नेता हो गए हैं, या आप कह रहे हैं कि सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, तो ये बदलाव कैसे आएगा? और जनता भी रम गई उसमें, आप कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मनी विल मस्ट। मैं तो कह रहा हूँ कि पैसा, जात, धर्म, मजहब, ऐशो आराम की ज़िंदगी, कुकर्म, सब एक साथ चल रहा है। राजनीति इतना महंगा, इतनी गंदगी हो जाए कि राजनीति तो रसूखदार लोगों से, पैसे वालों से, माफियाओं से, अपराधी से, नेताओं से बचता ही नहीं हो। अच्छा, आपकी लालू प्रसाद यादव से पहली मुलाकात कब हुई थी? बहुत पहले। याद है आपको? ना, याद कैसे नहीं भैया, 85 के पहले, 83, 82 और के लगभग।
जब नेता प्रतिपक्ष बने तब आपने उनकी हेल्प की थी? हाँ बिल्कुल, किस तरीके से? एक वोट से हमने मदद की थी उनको। मेरे फूफा जी, चचेरे फूफा जी लगते हैं अनूपलाल बाबू, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, हमने उनकी मदद नहीं की। लेकिन मेरे एक अपने चचेरे मामा हैं रवि बाबू, जो नहीं रहे, एमएलसी थे उस वक्त और मधेपुरा के एमपी भी बने। तो हमारे मामा ने कहा कि लालू यादव को हम लोग को मदद करनी है, तो हमने एक कुछ नहीं थे तो नवल किशोर ऋषिदेव की मदद करवा दिए थे, एक वोट से वो जीत गए। तो हम लालू यादव जी से हमारा रिश्ता व्यक्तिगत कभी नहीं टूटा, हम विचारों के साथ अलग अलग चीज़ें थी। फिर जब 90 में मुख्यमंत्री बनने की अब बारी आई तो एक इंडिपेंडेंट को छोड़ के लगभग 11 इंडिपेंडेंट हम ले जा करके सपोर्ट करवाए और मुख्यमंत्री बनाए। फिर हमारे 3-6 महीने के बाद हमारी कुछ मुद्दों पर कुछ नरसंहार हुए थे, कुछ मुद्दों पर हमारी लड़ाई हो गई। आप नवगछिया नरसंहार की बात कर रहे हैं। आपसे क्या लालू प्रसाद यादव ने कभी ये कहा कि यादवों को नेता बनने की कोशिश मत करो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं, उन्होंने एक बार इतने कहा कि तुम सुपर मुख्यमंत्री हो गया या सिस्टम मुख्यमंत्री और सिस्टम से चलती है, ज़्यादा हाथगार मत। ये हुआ था, गोरी यादव की हत्या हुई थी नवगछिया थाना अनुमंडल में, तो वहीं हम आए थे, तो लड़ाई थी। तो लगातार जब भी कोई घटना घटित होती थी, काफ़ी पहले भी अभी भी, तो हवा के पहले पहुंचते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सबकी मदद करूं, कोई जात हो, कास्ट हो, रिलीजन हो। अब जब बाढ़ आया तो वहाँ तो यादव, दलित, बैकवर्ड बहुत कम थे, या तो वैश्य समाज के थे, या तो मरवाड़ी वैश्य समाज के थे, या तो कास्ट समाज से थे, या तो लाला भूमिहार समाज से थे। ओबीसी ईबीसी तो लगभग नहीं थे वहाँ, कुछ चंद्रवंशी थे, कुछ लोग थे। तो हम बाढ़ में तो एक एक घर खाना पहुँचाए, एक एक लोगों की ज़िंदगी बचाए। तो मेरे लिए तो कास्ट सिस्टम कोई माना ही नहीं रखता, रिलीजन कोई मैटर नहीं। लालू प्रसाद यादव से अभी आपके संबंध कैसे हैं? आखिरी बार मुलाकात, बात कब हुई उनसे? मेरे एक बात समझिए, मैं दिल से उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। अब कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन होगा, राजनीति मजबूरियाँ होगी, व्यक्तिगत और पारिवारिक मजबूरियाँ होगी, जो सबकी रहती है। तो विरासत सब लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार के लोग अपने हों, तो उसमें कोई बहस मुझे नहीं लगता है। सब चाहते हैं तो वो चाहे तो कौन सा गलत है। लेकिन उन्हें जिस तरीके से एक बड़ा संघर्ष की जरूरत थी, अब विरासत में अवसर मिल गया, 2 बार डिप्टी सीएम बने। 90 में तेज प्रताप जी जन्म लिए, 91 में तेजस्वी जी जन्म लिए। तो और तब आप विधायक हो चुके थे? हाँ, हम तो 90 में ही एमएलए हुए थे, 84-85 में हम कॉलेज प्रेसिडेंट हो गए थे। तो मेरे रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते और मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। हम तो 91 में चुनाव लड़ रहे थे तो लालू यादव जी विरोध करने आए, तो उनको 67,000 वोट मिले। फिर हम 96 में लड़े, तब भी लालू यादव जी विरोध में करने आए। फिर जब भी हम लड़ने आए तब लालू यादव जी पूर्णिया में और 2024 में जब आप पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे थे, तब तेजस्वी यादव आपका विरोध करने आए और बोले कि एनडीए को दे देना पर पप्पू यादव को वोट मत देना। मैंने आपको पहले कहा, जब पॉलिटिकल विचार नहीं मिलता है। पर आप तो गठबंधन के हिस्सा थे, कांग्रेस पार्टी आपको, उस वक्त गठबंधन के हिस्सा। तो कांग्रेस पार्टी हमको टिकट नहीं मिली तो हम तो बिना निर्दल हो गए। हम बात नहीं माने कांग्रेस पार्टी का, मधेपुरा से नहीं लड़े, अन्यथा मधेपुरा से हम लड़ जाते तो बेटा भी सुपौल से उनको टिकट मिल जाते। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई। तेजस्वी यादव से अभी पप्पू यादव का संबंध कैसे हैं? सब उनको नेता मान लिया आपने? भाई की तरह। भाई को नेता मानने में क्या, बेटे को बाबू कहने में क्या दिक्कत है? भाई को नूनू, बाबू, तोता, मैना, सुग्गा, कुमार साहब, लाल साहब कहने में क्या प्रॉब्लम? अगर महागठबंधन की सरकार आती है भाई हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? सगे भाई में वैचारिक मतभेद नहीं, मनभेद तो नहीं होता, कोई मतभेद नहीं बचा? नहीं, वैचारिक मतभेद तो हमेशा भाई भाई में, पति पत्नी में, परिवार में, रिश्ते में भी चलते हैं, तो उसकी व्याख्या क्यों नहीं होती? तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग है। अब उनको अवसर मिला है और राहुल गांधी जी ने उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, और बिहार जब उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव
जो लगातार इंडिया गठबंधन के लिए सबसे पहले कैंपेन शुरू किया और उसमें कांग्रेस के लिए घर घर में जा रहा हूँ, सीमांचल आज मजबूत है, तो इसको समझिए कि क्यों मजबूत है, किसके कारण मजबूत है। मैं लगातार गरीब और मिडिल क्लास के लिए जीता हूँ। मैं कोई जात पात नहीं करता हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, विकास के अलावा दूसरी बात नहीं करता हूँ। 6 महीना पहले जब मैंने कह दिया कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा तो बनेगा, बना। मैंने कह दिया था यदि प्लेन नहीं चला पाऊँगा तो आई एम रिजाइंड। कनेक्टिविटी बढ़ी, तो जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ हर परिस्थिति। अभी एयरपोर्ट में आपको तेज प्रताप यादव मिल गए, उसकी बड़ी तस्वीरें वायरल हुई, क्या बात हुई तेज प्रताप यादव से? अब जा रहे हैं तो सबसे मिलेंगे तो हालचाल तो दिल के साफ है, अच्छे लड़के हैं, बेबाक बोलते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, ज़्यादा कोई लाल मलाल नहीं है। पर तेजस्वी और तेज प्रताप अलग हैं, अलग पार्टी में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई लेकर आप अलग क्या सोचते हैं? नहीं, कुछ नहीं हम सोचते हैं। परिवार है, एक परिवार से तो अलग अलग हुए नहीं है कभी। मुलायम सिंह फैमिली भी, सचिन माधुराव सिंधिया फैमिली भी, मुंडे फैमिली भी, महाजन फैमिली भी। कोई एक तो पहली बार तो है ना कि लालू यादव फैमिली ही ऐसा हुआ है। इसके पहले मुंडे और महाजन फैमिली में गोली नहीं चली, मार नहीं हुआ, या और पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, तो हुआ नहीं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव महागठबंधन में नुकसान करेंगे? नहीं, मुझको तो नहीं बहुत संभावना दिखती है। खुद जीत पाएंगे आपको लगता है? जीतना चाहिए उनको, जीतना चाहिए। आप चाहते हैं कि जीते? मैं दिल से चाहता हूँ। अच्छा, बिहार आप घूम रहे हैं लगातार, बिहार के बड़े मुद्दे क्या हैं आपकी नज़र में? किन मुद्दों पर महागठबंधन और आप चुनाव में हैं? बिहार के बड़े मुद्दे हैं कि सबसे ज़्यादा पलायन, आपने हमको 4 करोड़ हमारे बच्चों के भविष्य को समाप्त किया है। पेपर लीक का मुद्दा है, एग्जामिनेशन का मुद्दा है, बाढ़ का मुद्दा है। एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, ना विशेष राज, ना विशेष पैकेज, ना स्मार्ट सिटी, ना ही प्रधानमंत्री आदर्श गांव, ना ही भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर चला गया। लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लोग वेतनमान और पीस की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, और आप खैरात बांटने लगते हो। 20 साल के बाद आपको 10,000 याद आ जाता है। तो बिहार में अभी सबसे ज़्यादा मुद्दा है यूथ। यूथ मॉल चाहता है, यूथ नौकरी चाहता है, यूथ रोज़गार चाहता है, यूथ जीना चाहता है, लोग यूथ भाई बहन के साथ कहीं बैठना चाहता है, पति पत्नी के साथ बैठना चाहता है। जो इन्वायरमेंट आज सबसे बड़ा चैलेंजेबल है, यूथ चाहता है मेरे यहाँ ITI हो, मेरे यहाँ IM हो, हम यहीं रहें, बंगलोर ना जाएं, हम हैदराबाद ना जाएं, अधिक से अधिक अच्छे अच्छे कॉलेजेस हों, कोटा का हब यहीं बने। यूथ और क्या चाहेगा? यूथ एक अच्छी लाइफ चाहता है। गुलाब यूथ के मुद्दे उठाते भी रहते हैं, मैंने देखा, चाहे BPSC का मुद्दा हो, नीट का हो, आप संसद में पहन के चले गए थे टी-शर्ट। SSC हो, जो भी हो। अच्छा, ये बताइए, जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, 3 करोड़ के ऊपर ये आंकड़ा जाता है, आपको सही बताइए, लगता है नहीं कि 3 करोड़ नौकरी दे पाएंगे तेजस्वी यादव? अब जुमलाबाजी जब वो थे, हम तो जुमलाबाजी करते नहीं हैं, ना तेजस्वी जी करते हैं, ना राहुल गांधी ने तो कहा हमें समय लगेगा लेकिन बिहार को मैं नंबर 1 करूँगा, नालंदा और विक्रमशिला को लौटाऊंगा। हम मजदूरी कर रहे हैं, आपको लायक नहीं, आप मजदूरी करने के लायक हम नहीं रहने देंगे, आपको हम एक अच्छी इकोनॉमी देंगे, हम महिलाओं को 2,500 रुपया, 1.5 लाख रुपया सालाना देंगे। ये 10,000 की बात कर रहे हैं, हम 1.5 लाख की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी जो बात बोले वो रोजगार से जुड़ा हुआ संबंधित, नौकरी ही देंगे, नौकरी सरकारी, हर घर सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी इतनी नहीं हो सकती और मैं इसको नहीं मानता, स्वीकार नहीं। मैं देखिए, जो सही है सही है, मैं झूठ फूस की राजनीति, हाँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमारी सरकार रोज़गार तो देगी ही देगी, हमारी सरकार 2,500 तो देगी ही देगी, हमारी सरकार रतन पिछड़े को आरक्षण तो देगी, बच्चों को जब एग्ज़ाम में फीस नहीं लगेगा, 25 लाख का स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार देगी। तो जो सही है, जो दिया है, जैसे ये चीज़ राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, ये मनमोहन सिंह कौन दिया? ये राइट ऑफ हेल्थ का सबसे पहले अशोक गहलोत ने शुरू किया, और आज बेंगलोर और तेलंगाना में है। तो जो हम कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी बात बोल रहे हैं, और मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो तेजस्वी जी रोजगार की बात की है, रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, महागठबंधन में जो सिर्फ टोगल हुई, खासतौर पर टिकट बंटवारे को लेकर, कौन सा बड़ी चर्चा उसकी हुई आखिरी दिन तक, मतलब आप बताइए कौन सा गठबंधन में मोहब्बत से हो गए? इससे क्या आपको लगता है कि जनता के बीच परसेप्शन थोड़ा सा बिगड़ा? उनका परसेप्शन क्या, थोड़ी मोरी गलतियां तो होती है तो परसेप्शन तो बिगड़ता है। कुछ चीज़ें तो गलती, जब कोई चीज़ स्मूथ आप जाने देंगे,
पानी को स्ट्रगल करेंगे तो वो बाढ़ तोड़ता है। तो इसी तरह मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा एनडीए को। कुशवाहा ने कहा कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, एक के बार मगध के राजा उठे, त्रिनेत्र की तरह उठे और बोले कि हनुमान को, जो आदमी हमको डुबाया उसको गिफ्ट कौन दे रहा है? और न राम बचिए, न माया, न हनुमान। तो एक के बारे में चित कर दिए नीतीश जी। और नीतीश जी के बारे में अभी तक मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोले ही नहीं। तो आप तो पीठ में खंजर भोगने की तैयारी कर ली। अब पर अमित शाह बोल दिए ना एक मंच से कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की और पटना में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। भैया मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो पिछले दरवाजे से, एक तो एसआईआर का मुद्दा और चुनाव आयोग और सीआरपी को देख रहे हैं कि वोटिंग कास्ट नहीं करने जो जहाँ देख रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ईबीसी के लोग हैं, वहाँ वोट कास्ट कम कर दो। तो स्थिति आप उठा करके देखिए। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या विचार हैं आपके? क्योंकि आजकल बड़ा प्रेम बरसा रहे हैं आप उन पर, लगातार मैं देख रहा हूँ अटैक उनके खिलाफ होता रहता है। नहीं, हम तो और वो उनका बयान मैंने सुना, वो कह रहे थे कि भाई यही पप्पू यादव, प्रशांत किशोर यही दरवाजे पे आते थे और बोलते थे कि मुझे चुनाव जितवा दो, मेरी मदद कर दो। एक बात बताओ, प्रशांत किशोर पैदे हुआ कहो, चुम्मा जमा अभी ढोड़ी का घाव तो छुटा नहीं। हम 90 में MLA बने। वो पढ़ता होगा या तो घर खुले खेलता होगा। हाय रे बा। और हम कब बने? आप प्रशांत किशोर नौकरी करने कांग्रेस के यहाँ आया अमेठी में, वहाँ से भागा तो चला गया नौकरी करने मोदी के पास। अमित शाह मारा किक तो वहाँ से भागा तो आ गया नीतीश कुमार के पास। यहाँ बोला मेरा बाप है, ये दत्तक पुत्र हूँ मैं। कुर्ता पैजामा पहनवा दिया नीतीश कुमार और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया विकास आयोग का। तो बोला हम मिनिस्टर हो गए। यहाँ से भगाया RCP सिंह, नवल बाबू और संजय झा, मारा ऐसा कि साला फुटबॉल की तरह यहाँ से सीधा रेड्डी के मैदान में गिरा। वहाँ से फिर रेड्डी भगाया। भागो, कभी एक ऐसा बार नाम बता दो कि नए आदमी को जाकर के, नए स्टेट के जगह जाकर के इसने कहीं का CM बना दिया या सरकार बना दिया। ममता दीदी 2 बार थी, इसको बुलाया कि नौकरी करो, कुछ चीज़ें को देखो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम देखने लगा तो बोलता हम ही कर दिए। वहाँ से भी Z+ ले लिया, भागा, वहाँ से चला गया गोवा। गोवा में 3% वोट नहीं मिला, वहाँ से भी भागा। फिर आ गया खटिया रैली करने, खड़ा कर दिया कांग्रेस को। यहाँ से भागा तो चला गया अमरिंदर के यहाँ, तो अमरिंदर को 0 आउट कर दिया तो भागा चला गया उद्धव के यहाँ। उद्धव इसको समझा तो मारा किक तो चला आया अरविंद केजरीवाल के यहाँ। तो अरविंद केजरीवाल एक बार पहले बन गए थे, जिसको गरियाया था, और दूसरे बार जा कर के नौकरी कर लिया। अब तब कहता नहीं अब हम बिहारी हैं, हम ही बनेंगे मुख्य। पहले बोला कुछ नहीं बनेंगे, फिर बोला MLA बनेंगे राघोपुर से, तो यहाँ से लड़ेंगे, फिर बोला मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद जब युद्ध में लव एंड वारफेयर हुआ और युद्ध जब चली तो रण क्षेत्र छोड़ करके सेनापति भाग गए। तो पता चला कि सेना की स्थिति बुरी हो गई। तो जब रण क्षेत्र छोड़ करके सेनापति बीच से ही भाग गया, तो आप जरा बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कि हमको आप बता दीजिए कि क्या होगा। आप बताइए क्या आकलन है आपका जन स्वराज पार्टी का? भैया वही तो मैं कह रहा हूँ। एक तो 60 लाख का वर्का कहाँ से पैसा आ रहे भाई? कंसल्टेंसी, तो जो कंसल्टेंसी आपको पैसा दिया उसने तो अपना ऑडिट भी नहीं किया तुम कि हम पैसा दिए इनको, और ना ही उसने दिखाया कहीं, तो आया कहाँ से? काम तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के लिए भी किया। मैं तो कह ही रहा हूँ, पैसा दिया होगा। हम तो नहीं, इनको पैसा दिया 3-4 आदमी, काम ने कांग्रेस के लिए नहीं किया, इनको दिया पैसा मेरे ख्याल से बीजेपी, अरविंद केजरीवाल, दीदी और रेड्डी, यहीं पर ही। कांग्रेस पार्टी ने कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत, ये तो नॉर्मल आए थे। अमेठी की स्कूल देख लो, ये देख लो, वैसा देख लो। 2017 के चुनाव में तो स्ट्रेटजिस्ट थे अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी। हम तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो खुद कहे कि हम 4 पार्टी से कमाए। हम तो बोल नहीं रहे, 130-40 सीट नहीं मिली। कभी कहा झूठ कितना बोलता है, और जिसको दत्तक पुत्र बोला और बाप बोला उसी को सबसे ज़्यादा गरियाया। अब बिरयानी खिला ये नाटक दिखाया। पैसा के बदौलत इसने 1200 का 21,000 रुपया की दर से 250 कमा लिया, और 50,000 रुपया कूपन दे करके 350 मतलब 550 करोड़ रुपया तो इसमें भी कमा लिया है। और उसके बाद 130 सीटों पर नहीं लड़ा, 140 पर,
और अब डेली लगभग स्वराज पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी ज्वाइन कर लिए 33। तो इसके पास तो कोई सीट ही नहीं रहा। तो जो अमित शाह जी को जिसको उठाना था विड्रॉ करवा लिया, पैसे दे के डरा के। तो औकात का नहीं भी अमित शाह से लड़ने की। पत्नी को बुलाया, दिखा दिया ईडी और ये देख लो, चुपचाप हो गए। और उसके बाद अब तो चर्चे नहीं है पूरे बिहार में कहीं। टिकट बोल रहे थे 6 महीना पहले देंगे, चुनाव के अंतिम दिन तक जो भाग भाग के गया उसको टिकट देता गया, माफिया को, अपराधी को। महाराजगंज से देख लो कितने बड़े अपराधी को टिकट दिया। बगल में तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा जो आरजेडी में थे उसको टिकट दे दिया लास्ट दिन। तो टिकट अगर बाहुबलियों की बात होगी तो सूरजभान सिंह को दिया है आरजेडी ने, मुन्ना शुक्ला की बिटिया उनको दिया है। हमको तो समझ धूमल सिंह भगत सिंह हैं, ये आतंक क्या महात्मा गांधी हैं जिसको ललन जाते हैं करने के लिए। अनंत सिंह हम नहीं जानते हैं जिसको आतंक महात्मा गांधी हैं। हाँ, पप्पू पांडे महात्मा गांधी हैं। उनके यहाँ तो आपके यहाँ महागठबंधन में भी यहाँ तो एक भी आदमी, यहाँ तो कांग्रेस में एक भी आदमी को आप उठा करके देख लो अपराधी का। महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। भैया तो हमसे ठिका लिए हुए, हम तो उसके पक्ष में नहीं है। हमसे व्यक्तिगत पूछेगा, यदि लालू राव महात्मा गांधी के लिए गए थे तो लालू यादव जी कोनो भगत सिंह के लिए गए थे क्या? मेरे पिता हैं, मेरे सम्मान, हम इस सब फालतू चीज़ों में नहीं रहते हैं। गलत को गलत ही कहते हैं। राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री से आप इत्तेफाक नहीं रखते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं। पसंद क्यों आते हैं बिहार में नेताओं को? चाहे लालू यादव को दौर देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, सबको इतना पसंद क्यों आते हैं? अब जनता को भी पसंद आते हैं, जीतते हैं। जाति का जितना अपराधी माफिया है सबको अपना हीरो बना लेता है। जो राजू सिंह गोली मारा, तिहाड़ गए, वहाँ से आए तो मंत्री बन गया बीजेपी का, अभी मंत्री है, तिहाड़ में थे। और उसी तरह बालू माफिया संतोष सिंह को मिनिस्टर बना दिया। तो जितना बड़ा माफिया उतना बड़ा आप उठा के देखिएगा ना भाई। नीतीश कुमार आपको कैसे नेता लगते हैं? लगातार 20 साल से पर्सनल व्यक्तिगत मुझे अच्छे लगते हैं। क्रेडिबिलिटी सही नहीं है, उनके इर्द गिर्द चारों तरफ अच्छे लोग नहीं हैं। पैसा पर्सनल ईमानदार आदमी है, लेकिन उसके बाद पार्टी और मंत्री और पदाधिकारी पूरा लूटते हैं। इतना बड़ा बेईमान कोई है ही नहीं। हमको तो समझ में नहीं आता। एक भी आदमी बेईमान नहीं है, सारे बेईमान हैं। तो नीतीश कुमार जी एज ए मैन मैं उनको अच्छा मानता हूँ, ईमानदार आदमी मानता हूँ, मिठास मानता हूँ, विनम्र मानता हूँ, ज़्यादा उबाच नहीं है। लेकिन और दल में उबाच बहुत है। अब देख लीजिए सम्राट जी क्या क्या गाली देते हैं सबको। गिरिराज भाई की स्थिति देखिए, विजय सिन्हा तो गए बूट लादने, गए भैंसिया पानी में, इसी गाली हार गए 100%, 200%। और किन नेताओं की रिपोर्ट है आपके पास? कौन कौन हारा है? सब लगभग बीजेपी हारेगी। आपने ऐसा ये कहा कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे, इसका क्या आधार है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा एनडीए छोड़ेगा। हमने कहा कि पीठ में ऐसा खंजर भोगने की तैयारी किया हुआ है बीजेपी भगाएगी उनको। हम वो पहले छोड़ेंगे, बीजेपी उनको भगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि पूर्णिया का जब एयरपोर्ट आ रहा था तब आप और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पे थे। हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के लिए आइकॉन बने, सबके लिए बने। लेकिन जिस तरीके से रोहिंग्या, घुसपैठ, बुरका, उसके लोग हरामी कहते हैं, कुछ से कुछ बकते हैं, कहते हैं जांच तो होबे करेगी। जब आधार कार्ड होता है तो बुरका ऊपर उठ जाता है, जब वोटिंग आती है तो बुरका ऊपर नहीं उठता है। इतना भद्दी बात करना। माँ बेटी के बारे में, कोई जात हो, गरीब हो, दलित हो, माइनॉरिटीज़ हो। अभी आए विश्व शर्मा, जिसकी बीवी के नाम से सारा पूंजीपति, उद्योगपति और व्यापारी का चाय का बगाने देख लिया। स्मगलिंग करता है, सुपारी का, कोयला का, इतना बड़ा वो स्मगलर है। और आज आके पूर्णिया में गरिया रहा था, बोला इतना मदरसा का आया, हम सब मदरसे बंद कर दिए। अरे बाप मेरे, तो कितना घर का घाट का पानी पिएगा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, क्या बोलता है भैया? अच्छा, सीमांचल के क्षेत्र में आपके लिए खतरा और बताया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी भी देखिए 2 सीटें हैं उनकी। सबको चुनाव लड़ने का राइट है, क्या सोचना है? हम देश में नफरत की अपने यहाँ कांग्रेस के साथ मिलकर के आप राजनीति करते हैं, तेलंगाना में यहाँ गरियाते हैं।
और आपको बंगाल अन्य जगह पर 27 या 40 और 100 सीट मिल जाता है लड़ने के लिए, हाँ। और आप फिर नाटक करते हैं कि हम 4 सीट 5 सीट गठबंधन करना चाहते हैं। और आप जिस तरीके एक तरफ यदि आरएसएस नफरत की आग की बात करते हैं, तो आप जिस तरह बात करते हैं, आपको मैं गलत मानता हूं कि कोई लीडर को एक्सट्रीमिस्ट कहे या कुछ बोले, लेकिन आप जब सीमांचल में बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सारे अगले बार आप 5 सीट के चलते हम लोग की सरकार नहीं बनी, आपको बना दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने सपोर्ट किया? हमको तो समझ में नहीं आता। और आप 4.5 साल के बाद नज़र आते हैं, फिर आप आइएगा, बाढ़ आता है, कोई घटना घटती है, नफरत की राजनीति होता है, तलवार पर से जाते हैं, दंगा होती है, जातीय उन्माद होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, तो कभी आप देखने आते हैं क्या? कोई मतलब है क्या? तो क्या सोचना है उनके बारे में? भैया सीमांचल की जनता ही सोच के बैठे हुई है, हम क्या सोचेंगे? हमको कुछ नहीं सोचना है। बिहार की जनता क्या सोच के बैठी है? महागठबंधन की कितनी सीटें आ रही भैया पप्पू यादव के बिहार की अनुसार? जनता बहुत क्लियर कितनी है, सीटें आ रही? वो बदलाव चाहता है। मैं आपको सच बोलता हूँ, जब हमारी यात्रा चल रही थी तो 160-170 सीट के लगभग बिहार की जनता मन बना चुकी थी देना, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना जो गैप हुआ, ये बहुत हमारे लिए ड्रॉबैक था। मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं था, तो इसीलिए फिर भी जनता हमसे आगे है और जनता कहती है कि नहीं, बदलाव चाहिए। और 35 साल का लड़का तो कहता है कि मैं बदलाव करूँगा। स्ट्राइक रेट की बड़ी बात होती है राजनीति में, और इस बार कहा गया है कि कांग्रेस को जो कम सीटें मिली, तो पिछली बार का स्ट्राइक रेट गिनाया जा रहा था कि आपको 70 सीटें मिली थी। नहीं, मुझको तो और आप सुना अपना अच्छा नहीं। परफॉर्मेंस, नहीं, स्ट्राइक रेट किसका इस बेहतर तरह रहने वाला है? की कांग्रेस इस पार्टी तरह- का, आरजेडी का? भैया एमपी के चुनाव में भी अब ये तो हम अभी मूल्यांकन करने यहाँ बैठे नहीं हैं। फिर भी आपका या अंदाजा नहीं, रहता है, आप गठबंधन पूरा में बिहार हमने घूमते हैं। 20 सीट आरजेडी थी, और जब जदयू के साथ गठबंधन हुआ था तो 101 दोनों का हुआ था कि नहीं हुआ था? तो जब आप 20 सीट पर 14 में आए और उसके बाद जदयू के साथ गठबंधन हुआ, तो आप 101 पर दोनों बराबरी में लड़े, कांग्रेस नीचे लड़ी। तो ये कोई मैटर ही नहीं है स्ट्राइक रेट का, कौन नीचे कौन ऊपर, ये कोई मैटर नहीं है। अच्छा, महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री के फेस हैं तेजस्वी यादव, और उप मुख्यमंत्री के फेस हैं मुकेश सहनी। कहा गया कि अभी और उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, एक मुस्लिम मैं हो तो सकता कह है। रहा इस हूँ तरह की जो कि बात हुई, दलित मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं हर कीमत पर। मैं तो कहा ही कि माइनॉरिटीज़ होंगे ही होंगे, दलित भी होंगे, तो आप चिंता ना करिए ना, बिल्कुल होंगे। अच्छा, महागठबंधन की सरकार बनती है तो टॉप 3 एजेंडे क्या होंगे, प्रायोरिटी क्या होंगे? बिल्कुल आंख बंद करके हेल्थ है, एजुकेशन है, भ्रष्टाचार है, अपराध को हर कीमत पर चैलेंज के रूप में ख़त्म करने की ज़रूरत है। 5 गारंटी है, अत्यंत पिछड़ों जाति के मुद्दे हैं, मैया भैया योजना है, उसी दिन से 2,500 रुपया महिलाओं के गोदी में चला जाएगा हाथ में। तो बिल्कुल प्रायोरिटी है बिहार को नंबर 1 करना। ITI, IIM, फिर एक से एक मेडिकल हब हो, बिहार के बच्चे बाहर ना जाएं, तो ये तो प्राथमिकता है। जैसे मैं वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। हमने कहा कनेक्टिविटी तो वंदे भारत, अमृत भारत दोनों चलाए, लेकिन उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन 11 साल में नींवे नहीं रखा कहीं। तो फ़र्क है ना। उन्होंने कहा चीनी का दूध पिएंगे, तो हम जो कहते हैं बिजली तो रहेगा, वो कहते हैं दूध पिएंगे, तो पता चला उनके माफिया लोगों ने बेचिए दिया। आपके कुछ बयान है, मैं आपसे उन पर प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। क्यों आपने बोले, आपने बोला कि नेता और सांप दिखे तो पहले नेता को मारो। हम आज भी उस पर कायम है। क्यों कहा आपने ये बात? इंसानियत का दुश्मन और संविधान, लोकतंत्र और संस्कृति और संस्कार का दुश्मन है। आपने कहा भारत नौटंकी मानवता करने के वालों मदारियों का देश है। मैंने सही कहा कि भारत में जब गाय गोरू छिपकली भैरों को शराब चराओ, कहीं सनी दूध पिलाओ, कहीं शराब सरसों चरा दो, तो हम साइंस के युग में भी आप जापान जाइए, थाईलैंड जाइए, इंग्लैंड जाइए, लंदन जाइए, आप जहाँ पर हाईटेक कंट्री है, जहाँ पानी के लिए मिनरल नहीं, आम पानी पीते हैं, हवा शुद्ध है, जहाँ पानी के कारण 90% लोग बीमार नहीं हैं, कैंसर टीबी से बचे हुए हैं, तो उस कंट्री के रिफॉर्म को देखो और हमारा रिफॉर्म देखो किस हालात में है। तो हम जाति से निकलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आपने कहा राजनीति के लिए जाति, दारू और पैसा सबसे महत्वपूर्ण ये तो पूरे देश में है। लिंगायत बकलिंगायत तो सभी जगह है। मराठी गैर मराठी का झगड़ा तो महाराष्ट्र में भी है। तो सब जगह। यहाँ थोड़ा हिंदी पट्टी में ज़्यादा है, जहर है,
और बिहार में जाति की चर्चा और ज़्यादा होती है। नहीं, सब ऐसा जगह perception बिहार बनाया और जाता है। यूपी में और भी दोनों में होती है। इस परसेप्शन के बगैर राजनीति कुछ है ही नहीं, जो बिल्कुल गलत है। टूटेगा कभी टूटेगा, आप विचार करते हो, बात करते हो और नेताओं टूटेगा से इस तो बारे जब में? जब इकोनॉमी बढ़ेगी और यही यूथ जनरेशन जब पूरा भारत और दुनिया जीने के माध्यम देंगे और यहाँ नहीं मिलेगा तो एक बड़ा जी का रिलेशन अब होगा, विद्रोह होगा। इसको आप लिख लीजिए, बिल्कुल होगा। जब इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और नेता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे तो विद्रोह तो होगा ही होगा। तो ये पप्पू यादव जी थे जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। रात का करीब 1:30-2 बज रहा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी नींद भी है। 2 बज रहा है रात का, और कल सुबह इनको 9 बजे फिर से प्रचार में निकलना है। कोई नींद नहीं, तेजस्वी यादव और आप मंच पे कब साथ नजर आने वाले हैं? सब दिन साथे हैं, एक साथ मंच पे सब दिन रहेंगे। जब मौका मिलेगा, पूर्णिया आए हैं तो कल हम पूर्णिया में रहेंगे, साथ में हम लोग रहेंगे साथ में? बिल्कुल रहेंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। तो ये थे पप्पू यादव जी, और तमाम सवालों के जवाब दिए। आपको ये बातचीत कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहें। शुक्रिया।